नाउ लेट मी वेलकम एहसास डीगरा, जिन्होंने इस साल आईआईटी बॉम्बे में अपनी पोजीशन सिक्योर करी और इनके मुंह से जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी विच वर्कड फॉर हिम, कौन सी ऐसी चीजें थी विच डिड नॉट वर्क फॉर हिम। लेट अस वेलकम एहसास डीगरा। ठीक है तो एहसास, कांग्रेचुलेशंस, आईआईटी बॉम्बे लैंड किया। थैंक यू। तो वही है सवाल सबसे पहला कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप शेयर करो। हाँ सर, मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो वही एक ही शहर से ली है, जम्मू से ली है। एक ही मैं पूरे टाइम एक ही स्कूल में रहा हूँ, सेम फ्रेंड सर्कल, सब कुछ सेम। पर मेरा स्टार्टिंग से था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, पर मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी। अच्छा, पहले से डिसाइड? पहले से मेरा 7th 8 से ये डिसाइडेड था इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मेरे को उस टाइम पे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, पर वही मैं वैसा वाला बच्चा था जो लाइक 5 साल की एज से डिस्कवरी चैनल देखता है, नेट जियो देखता है, साइंटिस्ट बनने का सपना। पर वही वो कहीं ना कहीं जाकर वो सपना ऐसे डूब गया कहीं पे, मतलब मिल नहीं रहा था। हमारे 11th 12th निकले थे लॉकडाउन में, तो कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। फिर कॉलेज आए, कॉलेज में जियोलॉजी मैंने भरा क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जियोलॉजिस्ट रहे। अच्छा। हाँ, तो उनकी वजह से मैंने जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिया। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो पसंद आना स्टार्ट हुआ, एंड वो जो साइंटिस्ट वाला वो कहीं पे था ना अंदर, वो ऐसे बाहर आना स्टार्ट हो गया। एंड अब जाके वो मतलब देख सकता हूँ अपने आप को। अच्छा, ड्रीम फुलफिल होता है। हाँ, क्या बात है। ठीक है, तो ये जो जैम करने का जो डिसीजन था वो इसी से इंस्पायर्ड है ऑब्वियसली कि क्यों अगर मुझे जियोलॉजी आगे तो आपका तो पहले से ही जो है लगाव है जियोलॉजी से, है ना। ज्यादातर बच्चों का क्या होता है कि कुछ नहीं हो रहा तो वो जियोलॉजी पे बेसिकली एंड अप। हाँ, मतलब पर वही डिसाइड करने में ना टाइम बहुत ज्यादा लग गया। हमारे पहले 2 साल तक लाइक आइडिया ही नहीं लग रहा था क्या करना है। मेरे जो 2 दोस्त थे जो मेरे साथ में पढ़ने हैं, उनकी वजह से मैंने ये कोचिंग ज्वाइन करी। अच्छा। सीरियसली इन लोगों ने कन्विंस किया कि ये दैट वुड बी बेस्ट, ऑफलाइन लेना ही बेस्ट रहेगा। अच्छा। एंड वो था, बेस्ट ही था। इट टर्न्ड आउट। ठीक है, तो आपने भी इनके साथ ही जैसे तैयारी लेट ऑफ जुलाई या अगस्त में शुरू कर। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, जैसे आज से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि स्क्रैच से शुरू करना है, दोबारा से तैयारी करनी है, तो क्या अप्रोच रहेगा? ये सारी जो विजडम अभी है आपके पास, इसको साथ में मद्देनजर रखते हो आपको क्या लगता है कि क्या सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए इस एग्जाम को डील करने का? सर, एक तो पहली बात है कि टाइम जितना पहले स्टार्ट करो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि हम सब्जेक्ट हम देख रहे हैं 3 साल का सिलेबस है। सही बात। हमने पूरा कवर करना है एक एग्जाम के लिए, एक चीज कवर करनी है, फास्ट सिलेबस। बिल्कुल, तो एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम अगर हमें मिले। सही बात। एंड देन अगेन, अगर आप क्लासेस कर रहे हो, कोई भी क्लासेस करते हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, हर क्लास के बाद आपने शाम में उसके जो आपने नोट्स बनाए, जो भी आपने पढ़ा वो रिवाइज करना। ठीक, क्योंकि वो एक दिन का जो आपके दिमाग में घुसा होता है उसको रिवाइज करना, दैट वुड बी बेस्ट। वो मेमोरी पावर ज्यादा रहती है। ठीक। देन पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज थे, क्योंकि हम हर क्लास में पिछले क्लास के पीवाईक्यूज करते थे। एंड में आपने वो रिवीजन सीरीज बताई थी, एंड दैट वाज सो बेनिफिशियल। एंड मॉक टेस्ट तो एक्चुअली में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज ऐसा आपने मेंशन करी, नोट्स बनाने वाली बात, नोट्स, उसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, हमसे भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हैंडआउट्स ही दे दो, सिर्फ नोट्स बना के दे दो। तो आपको क्या लगता है कि वो वाला अप्रोच ज्यादा ठीक है कि हम एक 1 पेजर का नोट बना के दे दें, या अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स ज्यादा? नहीं, अपने हाथ से बनाए हुए वाले बहुत बेटर रहते हैं। हमें भी याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने 1-2 चैप्टर से 1-2 मतलब सब्जेक्ट के लिए दिया था, पर वो उसकी वजह से हम नोट्स नहीं बना रहे थे। फिर आपने बंद कर दिया, फिर हमने और ज्यादा स्टार्ट किया बनाने नोट्स, एंड बहुत हेल्प किया वो, बहुत ज्यादा। जैसे बहुत बार होता था कि क्लास मिस हो गई तो हम लोग ऐसे रेस लगाते थे आपस में, कौन पहले क्लास खत्म करेगा, कौन पहले नोट्स बनाएगा। संडे को रात को करते थे। अच्छा, तो यानी नोट्स अपने खुद से बनाने चाहिए। वो वाले नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है जब हम एंड में जो रिवीजन करते हैं, जो हम डेली भी रिवाइज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है ऐसा सोचते हैं कि ठीक है यार, हमने लेक्चर्स देख लिए, हमारे पास वैलिडिटी तो है पूरे 1 साल की, दोबारा देख लेंगे लेक्चर्स। क्या पॉसिबल है? नहीं, एंड टाइम पे जब आपके पास टाइम आता है तो यू कांट वॉच द होल लेक्चर। सही बात, देख ही नहीं सकते, आप बुक भी नहीं पढ़ सकते हो पूरी। तो आपके जो नोट्स होते हैं वही आपका एक सिंगल हैंडेडली आपको बचाते हैं उस टाइम पे। जो भी आपने उस टाइम पे पढ़ा वो सब कुछ आपके माइंड में वापस आ जाता है। जैसे आप लोगों ने एक्सटेंसिव एकदम थरो नोट्स बनाए थे, तो उसमें बहुत काम। ठीक है, अब इन नोट्स को क्या मतलब, जैसे जो लेक्चर हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ वो था आपके नोट्स पे, या आपने उसको रिफाइन किया? पीवाईक्यूज जब हम करें उसको आपने मॉक टेस्ट दिया, किस तरीके से आपने अपने नोट्स को एनरिच किया, उसके बारे में बताओ। सर, नोट्स तो एक जो आप क्लास में बता रहे हो उसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक चीज जो आपको नहीं समझ आ रही है वो भी लिखनी है, जो आ रही है वो भी लिखना है। एंड देन जब आप खुद पढ़ रहे हो, जब आप बाद में जाके कहीं नेट से कुछ देखते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप पूरा वो प्रोसेस लिखे जैसे आप, जिससे आपको समझ आएगा। जैसे ऑप्टिकल मेरे को समझ नहीं आती थी, तो मैंने उसको कहीं और से भी पढ़ा,
तो उसका पूरे प्रोसीजर लिखा एंड दैट वाज अपने नोट्स में और PYQs को भी मेंशन करना हर नोट्स में। सबसे जरूरी बात ये है कि जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो उसके PYQs लिखो उसमें। आपको पढ़ते वक्त टॉपिक पता होना चाहिए ना, जैसा हम भी क्लास में यही करते थे कि हर टॉपिक के साथ उसका PYQ करते थे, ताकि हमें इसे बोलते हैं कि एक मैप है मेरे पास, डायरेक्शन मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, एक चीज और आपने मेंशन करी कि रिवीजन करते वक्त बहुत काम आता है, तो रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना टाइम आप रिवीजन को देते हो, या एक बच्चे को कितना वक्त रिवीजन को देना चाहिए? सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार पढ़ लिया आपने चैप्टर तो आपको वो याद नहीं रहेगा। आपने क्लास अटेंड कर दी, वो आपको 2 दिन तक याद है, पर उसके बाद आप भूल जाओगे। ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ, तो एक बार आप बस क्लास जब आपने पढ़ी है उसी दिन शाम को जाके रिवाइज करो, एंड कोई 1 या 2 हफ्ते के बाद वही चीज फिर से रिवाइज करो। ठीक, तो वो एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है। सही बात, दैट इज। तो आपने रेगुलरली रिवीजन को ठीक है दिया। दूसरी चीज, जैसे हम पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, हम ओवरवेल हो ही जाते हैं। कुछ चीजें हमें जो समझ में आती है, हमें बहुत मजा भी आता है उसको पढ़। कहाँ रोकना है खुद को, जैसे फिजिकल पसंद आ रही है या जियोमॉर्फ पसंद आ रही है, लगे हैं समरफील्ड पढ़ने, लगे हैं फिर हगेट पढ़ने, उसकी मल्टीपल किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ हमें हद अपनी डिसाइड करनी है, वो कैसे समझ में आता है? सर इस चीज के लिए तो वही टाइम मैटर करता है, एंड आपका जो डेजिग्नेशन, मतलब जो आपकी एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो मैटर करता है। तो हम जैसे अगर जैम के लिए कर रहे थे तो उसमें हमें डीप जाना है, पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाई करनी है। तो हमने ओवरऑल सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ना है। तो अब हम उसमें जियोमॉर्फ में घुस जाएंगे, पूरा समर फील्ड पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो टाइम एक्चुअली में वेस्ट होगा वो। सही बात है। तो मतलब मैं यही यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हर एक किताब को हमें फ्रंट टू बैक नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी किताब को नहीं पढ़ना, है ना। तो वो जो बैलेंस है वो हमें अटेन करना है। तो वो कहाँ से आए, मतलब वो उसके लिए एक बच्चे को कैसे अंडरस्टैंडिंग आएगी इस बात? ये बस पढ़ के प्रैक्टिस करके, और PYQs इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उससे आप एग्जाम का पैटर्न चेक कर सकते हो। आप एग्जाम में देख सकते हो कि क्या आने वाला है। जैसे आपने दूसरे एग्जाम्स के PYQs कराए थे, गेट के, नेट के, तो दैट वाज सो बेनिफिशियल, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ से कितने लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये बेनिफिट करता है। तो मतलब बेसिक सी बात है कि बहुत सारी चीजें तो करके ही पता चलती है ना। चाहे हम जब तक आप प्रैक्टिकली खुद नहीं करोगे तब तक वो विजडम आएगा। तो करना पड़ेगा, डरना नहीं है, बस कूदना पड़ेगा एक बार नदी में ना, तभी सीखेंगे तैरना। ठीक है। फिर दूसरी चीज आपने मेंशन करी मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर जैम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? और एक बच्चे को कितने मॉक देने चाहिए, कब एक्चुअली में मॉक देने चाहिए, और क्या ध्यान रखने वाली चीजें मॉक टेस्ट लगाते वक्त? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, पर जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तब टाइम ही नहीं बचा है। कभी होता ही नहीं, होता है। सिलेबस की खासियत ये है, सिलेबस उस बला का नाम है जो कंप्लीट नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। यस। तो ठीक है, फिर कैसे पता चलेगा कि कब मुझे मॉक टेस्ट शुरू करना है? तो जैसे हमारे टाइम पे लास्ट के पूरे मंथ में हमने पूरे मंथ PYQs एंड मॉक टेस्ट दिए। हमने कोई 10 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट में दिए। सुबह 9 बजे आके 3 घंटे का पेपर दिया है। एंड बहुत सारे आपने जो हमें ऑनलाइन भी दिए थे, हमने घर पे बैठ के किए हैं, और पहले भी हमने कितनी बार किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। इसके बिना आप एग्जाम में नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट जो एक तो रहेगा एग्जाम में। तो फिर भी मॉक टेस्ट का मेन एम यही है कि वो सरप्राइज एलिमेंट जितना हो सके कम, और फिर जो एक जैसे आपने जब दिया होगा रियल, जब एग्जाम डे पे आपने जाके दिया, तो क्या फर्क था? मतलब एक होता है थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं उस दिन, तो वो कैसे मैनेज किया, क्या क्या था उस दिन, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। वो सरप्राइज एलिमेंट तो लाइक सुबह से स्टार्ट हो जाता है। हमारा प्लान था मेट्रो से जाने वाले थे, तो मेट्रो भी हमारी बीच में लेट हो गई। 3 बार मेट्रो रुकी ही नहीं हमारे स्टेशन पे, वो निकल ही गई। तो उससे वो और पैनिक वाला बटन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है एंड पैनिक से हो रहा है। और उसके बाद फिर देन अगेन हमारा पेपर थोड़ा सा टफ आया था पिछले बार से, तो उसमें पहला क्वेश्चन आया नहीं आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है नहीं आता है। तो मतलब इतने मॉक करने के बाद, इतने PYQ करने के बाद भी एग्जाम आपको ऐसे चकित कर सकता है, ये खासियत है एग्जाम की, है ना। ठीक है, फिर कैसे? एग्जाम देते वक्त आप ये, मतलब उस टाइम पे ये दिमाग में चल रहा होता है कि एग्जाम आगे कैसे होने वाला है।
तो आप क्वेश्चन सोचने के बजाय बाकी चीजें सोचना स्टार्ट हो जाते हो। पर इसमें वही मॉक टेस्ट बहुत हेल्प किया था। वही प्रैक्टिस बहुत आपने पसीना बहाया प्रैक्टिस में, वो एक्चुअली में वहाँ पे काम आता है। पर वही फिर एग्जाम्स हॉल से बाहर निकल के थोड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि सब बोल रहे हैं सबका टफ है, सबका खराब सब डूबेंगे, सब एक साथ है। ठीक है। तो कब से, मतलब जैसे आपने तो बोला कि 1 महीने पहले से लगाना चाहिए मॉक टेस्ट, उसके अलावा भी क्या आपने मॉक टेस्ट से पहले कोई टेस्ट वगैरह फॉलो करते थे या सीधा मॉक टेस्ट पे उतर गए थे? नहीं, हमारे तो आप लोग ही जितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होता था तो पिछले चैप्टर्स को बना के एक एक टेस्ट आप देते थे। टेस्ट सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज रहती थी एंड पीवाईक्यूज तो हर क्लास में होते थे। तो मतलब कंटिन्यूटी बनी रहनी जरूरी है। तो जैसे टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट में ये था हम लोगों का भी जैसे अप्रोच यही है कि अगर हम 50% चीज पढ़ रहे हैं तो बाकी का 50% टाइम हम उसको टेस्ट सॉल्व करने में लगेंगे, उसके पीवाईक्यू करने में लगेंगे। तो आपको क्या लगता है ये अप्रोच कितनी सही है, कितनी बेनिफिशियल रही है? बिल्कुल, जितना आप पढ़ोगे उससे ज़्यादा आपका फ़ायदा देगा जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप वो सॉल्व करोगे तो उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड आप जो थॉरो में एकदम थॉरो थ्योरी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें सॉल्विंग वाले कम ही पार्ट होता है इवन हमारे एग्जाम में भी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने क्वेश्चंस का उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा से एक एनईटी इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं बहुत सारे बच्चों की ना वो तकलीफ रहती है, तो क्या आपको तकलीफ थी एनईटी में? कैसे आपने अप्रोच किया एनईटी को? लकीली इसमें मेरा ये था कि एनईटी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वहाँ पे मेरी गलतियाँ थोड़ी कम रहती थी। इवन दो स्टिल मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत सारी रहती थी, यूनिट्स की गलती हो गई, पॉइंट करके आगे पीछे कर दिया, पर स्टिल एनईटी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मेरे को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे इग्नियस पेट्रोलॉजी हो गया, जैसे स्ट्रैटिग्राफी, उनको याद करने में वो रट्टाफिकेशन मुश्किल लगती थी। तो जैसे एनईटी आपने बताया आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो कितने एनईटी में भी उतनी प्रैक्टिस करी जितना बाकी में किया या एनईटी को छोड़ दिया फिर? नहीं, एनईटी की प्रैक्टिस काफ़ी करी, पर बाकियों के जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस दिया एंड जितना टाइम एनईटी में देना था उसको थोड़ा कट शॉर्ट करके तो वही यानी कि वही स्मार्ट अप्रोच है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन से वीक एरियाज है, उसी हिसाब से उसको टाइम डिवोट करना है। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है एग्जाम जब हम जाते हैं देने, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हमेशा से तंग करते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे ज़्यादा बहुत फेमिलियर हो, बढ़िया आपको मजे आते हैं वो सब्जेक्ट्स करने में। ऐसे सब्जेक्ट्स को जो आपको एक्चुअली में तंग करते थे उनको आपने कैसे टैकल किया? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम है एंड देन खाली ये नहीं, इसके बाद हमें देखना है वेटेज। जो जैसे आपकी बुक थी उसके अंदर पूरी वेटेज हर एक ईयर वाइज मेंशन थी, तो उससे देख के कि कौन सा सब्जेक्ट जो है अगर आपका वीक पॉइंट भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तब भी उसको फोकस देना पड़ेगा। तो जैसे इग्नियस पेट्रोलॉजी मेरा वीक पॉइंट था पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे पेपर के लिए, तो उसको तब भी फोकस दिया एंड उसको टैकल किया। पर जैसे कि हमारा पेलियोंटोलॉजी, वहाँ पे भी रट्टाफिकेशन था, वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई, पर एंड में जाके उसको मोस्टली स्किप करना पड़ा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम इतना नहीं था और कितना ही रट लेगा, बहुत ज़्यादा रट लेगा। सही बात है। ठीक है, तो एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि क्या चीज़ें करने से बचना चाहिए हमें? मतलब हम जब तैयारी कर रहे हैं, एक लंबा प्रोसेस है, मैं क्यों बार बार ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हो, 9 to 5 का एक जॉब है, उसके साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो क्या चीज़ें करने से हमें बचना है इस जर्नी में? हाँ, इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लासेस स्किप ना करें दैट वुड बी बेस्ट, क्योंकि हमारा था हम 9 to 5 लाइक क्लासेस जाते थे एंड देन उसके बाद 5:30 इधर आना होता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि क्लास में हम लिटरली सो गए थे, 3-4 बार ऐसा हुआ है। तो आप लोग हमारे लिए कॉफ़ी भी कितनी बार लाए। तो वही है कि अगर आप डिमोटिवेटेड भी फील कर रहे हो, क्लासेस मिस करना दैट वुड बी द वर्स्ट। वो ब्लंडर है, उससे बचना है, उससे बचना। कुछ भी करके आपने एक बार एक रास्ता चुन लिया तो कंसिस्टेंटली उसको, तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या मतलब आपके दोस्तों ने कितनी आपकी मदद करी, क्या था? बहुत ज्यादा कि बहुत बार होता था कि जैसे हम तीनों में से कोई एक नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ आज नहीं जाऊंगा, पर उसको खींच के उठा के लेके जाएंगे। हाँ, बाकी तो वो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हमें आगे की तरफ लेके जाता है ना। अच्छा है, मतलब हम ग्रुप में स्टार्ट करें साथ मिलके, तो वही जैसे कि आपके दोस्तों ने बोला कि किसको चुन रहे हो आप अपने साथ पढ़ने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो मैटर करता है। क्या घर पे भी जैसे आपका जो रूम था वहाँ पे भी ये लोग
कुछ मदद करते थे? बिल्कुल। मैंने बताया था जैसे हम कितनी बार संडे को रात में रेस लगाई कि कौन पहले लेक्चर खत्म करेगा, कौन पहले टेस्ट देगा। तो हमने टेस्ट भी कितनी बार अपने अपने रूम में बैठ के तीनों ने एक साथ दिया हाँ। और एक साथ खत्म करके कितने आए नंबर, और जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी नहीं आया, एक दूसरे से पूछ के मतलब वो एक कंस्ट्रक्टिव काम करते थे। तो ये जो आपका सपना था, जो आपका प्यार था, आईआईटी बॉम्बे जाना था आपने, यही था ना ड्रीम, तो वो हो गया अचीव। तो क्या फील था जब रिजल्ट आया, कैसा एक्सपीरियंस था? सुबह उठे और माय फ्रेंड्स होते में इसने दिखाया कि रिजल्ट आ चुका है, और उस टाइम पे ऐसे पूरा मतलब सारी फीलिंग एक साथ आ रही है कि क्या रिजल्ट सही में आया है। फिर खोलते वक्त इतनी टेंशन, अभी पासवर्ड डाल रहे हैं लेकिन हाथ कांप रहे हैं। उसके बाद लाइक लकीली मतलब मेहनत का रिजल्ट आया एंड आईआईटी बॉम्बे मिला, तो खुश। फिर घर पे कॉल किया, सबको बताया, तो फिर वो भी खुश एकदम। वही था कि इतना उनको भी इतना वो ट्रस्ट नहीं था उस टाइम पे कि हम तैयारी कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे का, तो कहाँ कैसा कॉलेज है, तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब उन्होंने वही रिजल्ट सुना तो बहुत खुश हुए वो देख के। बहुत बढ़िया।